नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां सबसे अहम सवाल आज ये है कि जीत के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है और इसके लिए आपको बता दें, शिमला में भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला साथ बैठक कर रहे हैं। दावेदारों में प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की विरासत को याद दिला रही हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खा हैं। नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री और हर्षवर्धन चौहान के नाम की चर्चा है। और इस समय देश की बात में हमारे साथ कुछ देर पहले हमने बात की है मुकेश अग्निहोत्री से। ये भी सीएम पद के दावेदार हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। बधाई आपको कि कांग्रेस के संकट के समय में हिमाचल प्रदेश की जीत के कई मायने हैं। ये जीत बहुत अहम है कांग्रेस के लिए इस समय। नहीं, देखिए, ये मेरी लगातार 5वीं जीत है। 2003 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव हमने जीते हैं। और उस नजरिए से, क्योंकि इस दफा मैं विधायक दल का नेता था और प्रतिपक्ष का नेता था, तो इसलिए जो पुल्स एंड प्रेशर थे भारतीय जनता पार्टी को हमें डिमोलिश करना था, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी और ऐलान कर रखा था कि हम विधायक दल के नेता को विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। तो उनका सपना टूटा है और हम एक बार फिर से विधानसभा पहुंच गए हैं। अब मुख्यमंत्री कौन हो, और आप मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं इस पद के लिए, और इसी पर जोरों से रसाकशी चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये कोई एक दिन में कोई अजूबा नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है। पिछले 5 साल में विधानसभा के भीतर और बाहर जो संघर्ष हुआ है, तप तपस्या त्याग और संघर्ष के बाद, एक बड़ी लड़ाई के बाद हम यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे हैं। और उस समय जब पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना रखा है कि किसी भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आने नहीं देंगे, तो हमने इनको कहा था कि हम हिमाचल में हर हालत में आके रहेंगे। इन्होंने कहा था रिवाज बदलेंगे, और हमने कहा था राज बदलेंगे और ताज बदलेंगे। तो अंततः हमने साबित कर दिया, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हिम्मत की, ताकत लगाई। और मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले जब मुझे विधायक दल का नेता बनाया था, तो राहुल गांधी जी हमारे नेता, उन्होंने मुझे ये कहा था कि 5 साल के बाद हमें सरकार चाहिए। और हमने उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमने अपना काम कर दिया है। बाकी काम जो है हाईकमान का है। हाईकमान के विवेक पे निर्भर करता है क्या फैसला करना है। इसलिए कोई दौड़ने में, जैसे मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, हम किसी दौड़ में नहीं दौड़ रहे हैं। हमें पार्टी के लिए काम करना है। लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। लोगों की बहुत आशाएं हैं हमारी तरफ। पूरा हिमाचल देख रहा है, उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि जिनको हमने जिताया है वो कैसे बिहेव करते हैं। तो हमें जनता की उम्मीदों को पूरा करना है, और इसलिए जो भी फैसला हाईकमान करेगी उसे हम अक्षरशः लागू करेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वीरभद्र सिंह की विरासत की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीएम पद की दावेदारी वो कर रही हैं। नहीं, देखिए, हिमाचल जो है वो डॉक्टर YS परमार ने बनाया, तो वो हम उनको याद करते हैं। जब जब हिमाचल की बात होगी तो डॉक्टर YS परमार की बात होगी। हिमाचल के विकास को आगे वीरभद्र सिंह जी ने बढ़ाया। और जब जब मौजूदा आधुनिक हिमाचल की बात होगी, वीरभद्र सिंह जी की बात होगी। तो ये हमारे नेता हैं, ये हमारी विरासत है। हम इनकी बात हमेशा से, जब भी कांग्रेस की सरकारें आती हैं या हम विपक्ष में होते हैं, हम इनकी बात करते हैं और हमेशा से इनकी बात होती रहेगी। बाकी जहां तक सरकार बनाने की बात है, तो ये कहीं भी हकीकत नहीं है जो चैनल्स पे आ रहा है कि 20 MLA इधर चले गए, 10 MLA उधर चले गए, मीटिंग का समय रद्द कर दिया। ऐसा है कि कल चुनाव का नतीजा निकला, लोगों ने
जीत के प्रोसेशन निकाले और देर रात तक ये चलते रहे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आज अभी तक एमएलए शिमला पहुंचे ही नहीं है, इसलिए मीटिंग जो है उसको डिले किया जा रहा है। उसका कोई और फैक्टर ही नहीं है। पहले आया कि जो उनको राजस्थान ले जाया जा रहा है, कभी आ रहा है कि उनको छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है, कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरकार बनाएंगे। शिमला में सारे एमएलए शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे ही सारे एमएलए पहुंच जाएंगे, ऑब्जर्वर्स हमारे पहुंच चुके हैं और हमारे प्रभारी शिमला में हैं, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद उस मीटिंग के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। खबरें ये भी आ रही है कि भूपेश बघेल का काफिला रोका गया था, दावेदार के समर्थकों ने ऐसा किया, क्या ये सब ठीक है? नहीं, ऐसा है कि मैं आपसे ये बात सुन रहा हूं और लगातार नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जाहिर तौर पे पार्टी प्रेसिडेंट भी जाएंगे, विधायक दल के नेता भी जाएंगे और अन्य नेता भी जाएंगे उनके पास अपनी बात रखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई दबाव की राजनीति हो रही है। और सब लोग कांग्रेस के बैनर पे जीते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिताए हैं, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस जो मिशन था, इसमें प्रियंका गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया, उन्होंने समय दिया, रैलियां की, और जो हमारा घोषणा पत्र था जिसमें हमने कर्मचारियों के लिए वायदे किए थे, ओपीएस का वायदा था, या फिर हमने महिलाओं के लिए वायदे थे, या मनरेगा के लोगों के लिए वायदे थे, उन्होंने ये मासेस तक पहुंचाने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। तो हिमाचल की जीत में श्रीमती प्रियंका गांधी का बहुत बड़ी भूमिका है, भूपेश बघेल जी का और राजीव शुक्ला जी की भूमिका है, जिन्होंने पूरा मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद की। और प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, इन्होंने पूरी धन शक्ति का इस्तेमाल किया। ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, और हमने ये कहा था कि पहाड़ पे डबल इंजन हाम चुका है, डबल इंजन जो है पहाड़ पे हम चढ़ने नहीं देंगे। और फिर प्रधानमंत्री जी की इन्होंने लगातार मीटिंगें करवाई, अमित शाह जी की मीटिंगें करवाई, योगी जी की मीटिंगें करवाई। पूरे देश के जो है एमएलए भाजपा के हिमाचल में झोंक दिए। एक समय में 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे आसमान पे और नीचे रैलियां कर रहे थे। सब कुछ इन्होंने किया जो संभव था, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमने इनका हिमाचल प्रदेश में रथ रोक दिया। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो हमने कहा था 40-42 लोग हम जीत के आएंगे, हम शुरू से कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं और अगले 72-96 घंटे के अंदर हम सरकार यहाँ फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल। अब लेकिन नाम तो बहुत सारे हैं, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक दो और नाम हैं, तो इन दावेदारियों पर आप क्या कहेंगे? चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पार्टी में नेता हैं, नेताओं के अपने क्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हाई कमांड जो है हमारा बेस्ट जज है। उन्होंने पिछले 5 साल में देखा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, किस ढंग से प्रदेश में सरकार स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कैसे लड़ाई हुई है, विधानसभा के भीतर कैसे हुई है, बाहर कैसे हुई है, विधायकों ने किस ढंग से लड़ाई लड़ी है या पार्टी ने कैसे लड़ाई लड़ी है, सारी पिक्चर हाईकमांड जानता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई क्लेम्स की बात है। ये तो सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ने यहाँ पे जो मिसरूल किया, जिस ढंग से यहाँ पे इन्होंने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए। ये कहा था कि हम हवाई अड्डे बनाएंगे, हवाई अड्डे नहीं बने, रेल लाइनें नहीं बनी। फिर कहा था 65,000 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, वो कोई यहाँ बना के तैयार नहीं किया। वायदों जो इन्होंने दृष्टि पत्र बनाया था उसको डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पे ये इवेंट की मैनेजमेंट करते रहे। यहाँ पे पूरे 5 साल इवेंट्स होते रहे सरकारी खर्चे पे, और 75,000 करोड़ के कर्जे में हिमाचल प्रदेश को इन्होंने धकेल दिया। यहाँ पे नौकरियां, पहली दफा देवभूमि में नौकरियां बेची गई, और पुलिस नौकरियों में जिस ढंग से बंदर बांट हुई, और दूसरी नौकरियों में हुई महंगाई जिस ढंग से चरम पे आ गई, 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था। ये सारे इशू ऐसे कल्मिनेट हुए, माफिया राज हो गया।
ये सब इश्यूज ने जो है भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया प्रयासों के बावजूद। अब सत्ता मिली है, कांग्रेस को एक नई शुरुआत करनी है, तो हमारा गवर्नेंस पे ध्यान होना चाहिए, हमें किस ढंग से काम करना है, जनता की उम्मीदों पे पूरा करना है। सरकार लाना इंपॉर्टेंट था, मुख्यमंत्री कौन होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव है, कहा जा रहा है ठाकुर बनाम ब्राह्मण भी हो रहा है। आप ब्राह्मण हैं, बहुतायत ठाकुरों की है। नहीं, इसमें तो मैं विधायक दल का नेता, ब्राह्मण ही हूं, तभी विधायक दल का नेता हूं। पिछले 5 साल से विधायक दल का नेता के तौर पे चल रहा हूं और सरकार से जम के लोहा लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती कि क्षेत्रवाद में या जातिवाद में। इंदिरा जी के जमाने से ही ये बात चलती रही कि हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। हम वीरभद्र सिंह जी के समय में क्षेत्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती रही, जातिवाद के खिलाफ लड़ी जाती रही। जो लोग मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो जातियों की लड़ाई लड़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, चलिए आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको आगे के लिए बधाई, शुभकामनाएं। तो फिलहाल आपने सुना किस तरह से एक दावेदार की जो राय है वो किस तरह से, और चुनौतीपूर्ण फैसला है ये समय कांग्रेस आला कमान के सामने। बहरहाल ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, शिमला से हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, वेदांत वहाँ पर हैं, और ये तस्वीरें और तमाम दावेदार हैं और एक बड़ा फैसला लेना है। जो तमाम नेता कांग्रेस के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और विधायकों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, बड़ी जीत है। और अब एक ये बहुत अहम और गंभीर और ज़रूरी फैसला लेना है। तो 68 में से 40 सीटें जीतने के बाद अच्छी बहुमत मिली है कांग्रेस को यहाँ पर, और जीत के बाद दावेदारी भी होती है, मुख्यमंत्री पद बहुत अहम होता है। अब जो चुनाव करना है, जो फैसला लेना है, वो अपने आप में एक बड़ा पेचीदा मसला होता है। लोगों की जनभावनाएं जुड़ी होती हैं, विधायकों का मत जुड़ा होता है। हालांकि एक बात हमने सुना मुकेश अग्निहोत्री को, उन्होंने साफ कही है कि कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है। पहले चंडीगढ़ और रायपुर जाने की बातें आ रही थी, उनका ये कहना है कोई कहीं नहीं जा रहा है। हिमाचल क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के क्षेत्रों से जीत मिली है, तो विधायकों को पहुंचने में भी समय लगता है। सीधी सपाट सड़कें नहीं होती, सुंदर सड़कें बहुत है हिमाचल की, लेकिन समय लगता है। और विधायकों के पहुंचने में भी अब देखिए शाम हो चली है, तब तक पहुंच रहे होंगे विधायक। और जो तमाम प्रभारी नेता मौजूद हैं, जो बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी राय रखेंगे। और मुख्यमंत्री पद की जो चाहत होती है वो किस नेता को नहीं होती है। तो बहरहाल एक चुनाव करना है और उसके लिए यहाँ पर तमाम विधायकों की और ये समर्थकों की, हम देख सकते हैं समर्थकों की भीड़ जुट रही थी। तो इन तस्वीरों पर हम बने रहेंगे। और आइए आगे बढ़ते, हिमाचल से ये एक अहम खबर आपको दे देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद एक बहस शुरू हो गई। बड़ा मसला जो था सत्ता में आने से पहले जो एक वादा किया था कि जो पुरानी पेंशन योजना में बहाली का वादा हुआ था, अब बीजेपी इस तरह के वादों को रेवड़ी संस्कृति बता रही है, लेकिन इसको एक अहम योगदान है इस वादे का कांग्रेस की जीत में, ऐसा कहा गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत ने पार्टी को कुछ हौसला दिया है। शायद यही वजह है कि अब पार्टी ये संकल्प ले रही है कि अगर वो सत्ता में 2024 में आई तो दोबारा सभी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगी। ये 35-34 का मामला नहीं है। 40 सीटें आना और वो भी बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, खास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा। जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा। वैसे ओल्ड पेंशन स्कीम गुजरात और हिमाचल दोनों में विधानसभा चुनावों का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहा। बीजेपी इस बहाली के फिलहाल खिलाफ दिखाई दे रही है।
देखिए, जो लोग चीज़ों को और व्यवस्थाओं को समझते हैं वो इस विषय को जानते हैं कि ये केवल जनता को केवल आम भरमाने वाले वादे हैं। कांग्रेस तो जो छत्तीसगढ़ में कह के आई थी कि कल ही कर्जे माफ़ कर देंगे, वो कहाँ गए? जो राजस्थान में कह के आए थे वो इनके वादे कहाँ गए? और 70 साल से वादे ही कर रहे हैं। वादे से ज़्यादा इरादे और संकल्प किसी भी सरकार को दिखाते। कांग्रेस पार्टी अपने 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुकी है और केंद्र से अपने राज्यों में ओपीएस को लेकर फिर से शुरू करने के लिए एनपीएस के तहत लोगों का पैसा लौटाने की मांग कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल 2022 में अधिसूचना जारी कर 192 राज्य कर्मचारियों की सहमति ले ली है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाना चाहते हैं। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जा रही है, क्योंकि केंद्र उनकी एनपीएस की राशि वापस देने से इनकार कर रहा है। कांग्रेस ही नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी ओपीएस में वापस लौटने का फैसला ले चुकी है। राज्य के आंकड़ों से ये पता चलता है कि इससे लगभग 1,75,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। अब अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल भी ओपीएस बहाल करना चाहते हैं और इसकी फीसिबिलिटी की समीक्षा करने के लिए समितियों का गठन भी किया जा चुका है। केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 तक एनपीएस के तहत जो राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर लौट रहे थे या लौटना चाहते थे, उनमें राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। इस साल फरवरी तक 22,74,000 केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। जिस तरह की रिपोर्ट्स केंद्र तक पहुंच रही हैं, उससे साफ हो चला है कि कई राज्यों ने अपना जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो बंद कर दिया है। इंडिकेशन साफ है कि आने वाले दिनों में ये जो मसला है और ज्यादा संजीदा हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटों के लिए इस पर लड़ाई कर रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए सीधे चलते शिमला। वेदांत अग्रवाल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वेदांत, इस समय क्या हो रहा है वहां पर? विधायक दल की बैठक के लिए तमाम विधायक पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, क्या जानकारी वहां से? अब वेदांत, वहां से क्या अपडेट है? जी निधि, मैं अभी यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँ आपको दिखाएं कि बहुत भीड़ यहाँ पर है। अभी प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर गई हैं और उनके सपोर्टर्स, कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर्स जितने भी हैं वो लगातार उनका यहाँ पर जमावड़ा बना हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप ही बताइए, आप लोग प्रतिभा सिंह जी के लिए यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपको क्या प्रतिभा सिंह जी ही स्वीकार है सीएम के लिए? और कोई नाम अगर आता है तो हाईकमांड की तरफ से? नहीं सर, हम प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री दिखना चाहते हैं। नेक्स्ट हम हॉलीलॉ से मुख्यमंत्री चाहते हैं हम, क्योंकि प्रतिभा सिंह ऐसी महिला है जो संपूर्ण हिमाचल में संपूर्ण विकास कर सकती है। एक दृष्टि से पूरा संपूर्ण हिमाचल का विकास कर सकती है। जी, तो निधि देखिए, ये वही बात दोहरा रहे हैं जो प्रतिभा जी ने भी कही थी सुबह हमें एक इंटरव्यू में, कि वो तैयार है सीएम बनने के लिए, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता पार्टी हाईकमांड। आज पहली बार उन्होंने सामने आकर ये चीज़ बोली कि हाईकमांड का फैसला फाइनल होगा, लेकिन वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और तस्वीरें अगर हम आपको यहाँ की दिखाएं निधि, तो लगातार पार्टी वर्कर्स का, सपोर्टर्स का यहाँ जमावड़ा बना हुआ है। यहाँ तक कि आपको मैं ये भी बताऊँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी जल्दी यहाँ पर अपने पार्टी वर्कर्स और अपने कैंप के साथ भी यहाँ पर आने वाले हैं। और लोगों से आइए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये आप भी प्रतिभा सिंह जी के लिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। आप ये बताइए कि क्यों आपको प्रतिभा सिंह जी ही मंजूर हैं सीएम के लिए? और दूसरी बात ये बताइए कि अगर आपने ये कह दिया कि भैया हाईकमांड का फाइनल फैसला होगा, तो फिर इस नारेबाजी की, स्लोगन ईयरिंग की, शो ऑफ स्ट्रेंथ की क्या जरूरत है? नहीं, ये तो लोगों की भावना है, ये लोगों की भावना है। ये जो कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर है, जो एक हॉलीलॉज से प्यार करते हैं, और हॉलीलॉज का जो आज तक लोगों के प्रति जो भावना है, उनका जो सेवा भावना है लोगों के प्रति, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, उसके प्रति लोगों की भावना है। और हर आदमी हिमाचल प्रदेश का जो चाहता है कि हॉलीलॉज जो है ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सेफ है, सेफ जोन है। और यहाँ जो लोगों के कार्य होते हैं,
यहाँ लोगों के कार्य होते हैं और इसके लिए लोगों की भावना है कि जो भी भावना है कि लोग, लेकिन हॉली लॉज से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी, आपकी लगातार ही आप लोगों की मांग है कि हॉली लॉज से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बताइए कि और भी लोग हैं, सुक्खू जी का भी नाम सामने आ रहा है, अग्निहोत्री जी का भी नाम सामने आ रहा है, तो आप प्रतिभा जी को ही चाहते हैं कि अपना सीएम? सबसे पहली बात है, जिस परिवार ने पूरी स्टेट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्वेंसिंग की है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के टीका साहब ने कन्वेंसिंग की है दूसरों के लिए, है ना, वो क्यों डिजर्व नहीं करते, वो आदमी क्यों डिजर्व करता है? तो थोड़ी वक्त की कमी है, लेकिन निधि यहाँ पर देखिए ये एक इसको इमोशनल इशू भी बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वीरभद्र जी की लेगेसी उनके साथ शामिल है। प्रतिभा जी भी बार बार ये कह रही हैं, और कांग्रेस ऑब्जर्वर जल्दी से मैं आपको निधि बताऊं, हुड्डा जी और बघेल जी भी जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा ये डिसाइड कि जल्दी ही वो डिसाइड करे आज की लेजिस्लेटर विधायक दल की बैठक में कि सीएम कौन होगा और स्वेरिंग इन कब होगी। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वेदांत, नजर बनाए रखें। और देश की बात में आगे बढ़ते एक अहम जानकारी आपको दे दें। एनडीटीवी को इस साल का एशिया की सर्वश्रेष्ठ मीडिया कंपनी का पुरस्कार मिला है। ये एशिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट अवार्ड्स में से एक है। एनडीटीवी को उसके नेतृत्व, कारोबारी नैतिकता और बाजार में हिस्सेदारी का या असर के लिए सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड ऐसे विशेषज्ञों ने दिया है जो ब्रांड रिसर्च और विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जाने जाते हैं। यही नहीं, एनडीटीवी को 2022 की एशिया की सबसे भरोसेमंद मीडिया कंपनी का पुरस्कार भी दिया गया है। ये पुरस्कार एनडीटीवी को नवीनता, प्रतिष्ठा और खबरों का सम्मान करता है। न्यूज चैनल की हैसियत से हमारे लिए सबसे अहम है आपका भरोसा, इसलिए हम अपने दर्शकों और लाखों ऑनलाइन यूजर्स के आभारी हैं। व्यापार के नेतृत्व के लिए एनडीटीवी की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर्सन 2022 का पुरस्कार मिला है। उन्हें टॉप कंपनियों के नेतृत्व की सूची में से चुना गया है। बहरहाल देश की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में मेयर के मामले में बीजेपी को क्यों लेना पड़ा है यू टर्न। तो बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि अगला मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। एनडीटीवी से बातचीत में आदेश गुप्ता ने ये बात कही है। दिल्ली का नया मेयर कौन होगा? एमसीडी चुनाव नतीजे के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मेयर पद को लेकर अपनी दावेदारी सार्वजनिक तौर पर रखी थी। बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने नतीजे आने के फौरन बाद ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली का मेयर किसका होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांटे की टक्कर में किसके पास आंकड़े होते हैं और मनोनीत पार्षद क्या फैसला करते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी से साफ कहा कि नया मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। ये तय माना जाए कि जो अगला मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। बिल्कुल, जब उनको बहुमत मिला तो उन्हीं का होगा, और साफ और स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी का इतिहास पिछले 8 वर्षों में रहा है निगम दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में लूट और भ्रष्टाचार किया है, जिसको हमने उजागर किया था पिछले दिनों। निगम में भ्रष्टाचार और लूट नहीं हो, इसके लिए हम एक सजग प्रहरी की तरह इस भूमिका को निभाएंगे। दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली बने और अच्छा काम करे निगम, इसके लिए प्रयास करेंगे, सेवा के कामों को बढ़ाएंगे। दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि चंडीगढ़ की तर्ज पर दिल्ली में भी नया मेयर बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि मेयर के चुनाव में एंटी डिफेक्शन के नियम लागू नहीं होते। अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इस बयान से ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने मेयर चुनावों पर अपनी रणनीति बदल ली है।
उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली के मेयर के चुनाव पर आम आदमी पार्टी की रणनीति पर चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में चंडीगढ़ मॉडल सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में खोखा पार्टी बन गई है। मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल की है, मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की है, और ये हाउस के अंदर कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम मेयर बनाएंगे। मतलब क्या करप्शन की एक हद होती है ना, किस हद तक ये जाना चाहते हैं, और ये सपने लेना बंद करें। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दी है, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली को सुंदर बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के मेयर चुनावों के लिए किसे उम्मीदवार बनाती है और कितनी आसानी से उसे जिताने में कामयाब हो पाती है। दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बात बिहार में हुए उपचुनाव की एक सीट की। बिहार में कुंडली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब नसीहत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस परिणाम पर बोलते हुए आने वाले समय का एक संकेत कह दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये देखना पड़ेगा कि कहां क्या कमी है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। बृहस्पतिवार को बिहार के कुंडली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खुशी छिपा नहीं सके। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 3500 वोट से पराजित किया। इसके बाद पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न कई घंटों चला। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की। मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। कि जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए, और उसमें कुर्नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस सीट पर जब पिछले हफ्ते नीतीश और तेजस्वी चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्हें स्थानीय उम्मीदवार के प्रति लोगों में नाराजगी और तारीफ पे प्रतिबंध के कारण दलित वोटर में नाराजगी का अंदाजा हो गया था। हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है अलार्म जैसा भी है कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे। जो कमियां रही होंगी समीक्षा के उपरांत हम देखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से, अरे गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। फिलहाल सबको इंतजार है कि इस हार से सबक लेके नीतीश कुमार कितना जल्द वोटर में नाराजगी दूर करने के लिए सही कदम उठाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अपने मुद्दों के लिए फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं किसान। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर एक बार फिर से किसान देशव्यापी प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने इस साल एक कमेटी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनाई थी, लेकिन इस कमेटी में अब तक इस बाबत कोई हल ना निकलने से किसान नाराज हैं। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने जंतर मंतर पर आज धरना देकर सरकार पर वायदों से मुकरने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट। देश भर में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर शुक्रवार को हजारों किसान इकट्ठा हुए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई सांसद और नेता भी आए। भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा ने
संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन देने का भी ऐलान किया। ऐसा है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल बंदों को आने नहीं देते। हमारी हमदर्दी, हमारी सपोर्ट और हमारी पूरी 100% उनके साथ हमदर्दी है। जो आज उत्तर प्रदेश की किसानों की बदहाली है, हालात है, वो किसी से छुपी नहीं है। किसान कमर तोड़ महंगाई से परेशान है और अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है, कर्ज में डूब गया है और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या को मजबूर है। उधर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को एक बैठक करके 26 जनवरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि अधिग्रहण और गन्ना किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले 24 दिसंबर को फिर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक होगी। भारत सरकार जिन मुद्दों के ऊपर हमारा समझौता हुआ था उससे यू टर्न कर चुकी है। लखीमपुर में हमारे किसान आज तक अंदर हैं, दोषियों को सजा नहीं मिली, गन्ना की हमारी समस्या है वो पेंडिंग है। तो इस किस्म की सारी बातों को लेकर के हमने जो मुद्दे पेंडिंग रह गए उसको 24 तारीख को यहीं पर दोबारा इसी हाल में फिर मीटिंग रखी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों पर 18 जुलाई को 26 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी में शामिल सदस्य प्रमोद चौधरी के मुताबिक अब तक 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा चर्चा के एजेंडे में ही नहीं आया है। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। तमाम सारे किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो किसान संगठन हैं वो किस तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाती हैं ताकि जो एक सरकार ने किसानों की मांग को लेकर कमेटी बनाई थी उसका कुछ परिणाम दिखेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।